नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। कोलकाता से जुड़ गए हैं पंकज विश्वास जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। पंकज जी, शिकंजा कसता जा जी रहा है बुआ भतीजे पर। कल भतीजा हाई कोर्ट पहुंचा था और जो मुकदमे बीएनएस की अलग-अलग धाराओं, लोक प्रतिनिधित्व कानून की धाराओं के तहत उनके ऊपर दर्ज कराए गए अमित शाह को धमकी देने के मामले में उनको खारिज करने की मांग की थी। आज सुनते हैं कि मैसी वाले मामले में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो स्टैचू लगाई गई थी, जो बताते हैं कि ममता बनर्जी ने डिजाइन की थी, उस पर भी अब बुलडोजर चलने वाला है। जी सर, शुरुआत करते हैं अभिषेक बनर्जी से। अभिषेक बनर्जी पे जो मुकदमा हुआ है उस पे जो केस हुआ है उस पे राजीव सरकार नाम के एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने वो मुकदमा किया है। वो बागुयाटी में रहते हैं और राजीव सरकार को कल बुलाया भी गया था विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस थाने में और करीब 10 घंटे तक वो वहाँ थे। उनसे सारा पेपर्स मांगा गया था, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगा गया था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी भी इस मामले में हाई कोर्ट चले गए हैं ताकि उन्हें छुटकारा ना मिले और जो एफआईआर हुआ है उस पर एक्शन हो। सरकार भी ये चाहती है, जिसकी वजह से राजीव सरकार को कल बुलाया गया था। उन्होंने जो एविडेंस है वो वगैरह दिया है। दूसरा सर, आपने बताया कि जो मूर्ति वाला मामला है, वो मूर्ति सर आपने देखा भी होगा या हमारे दर्शकों ने देखा भी होगा जो कोलकाता आए होंगे। तो वो जो था सिर्फ पाँव था, पाँव के ऊपर बॉल और कमर के ऊपर कुछ भी नहीं। वो कमर जो है तन से जुदा इस टाइप का वो मूर्ति था और कमर के ऊपर एक बॉल रखा हुआ था। बहुत भद्दा टाइप का मूर्ति था। आपको पता ही है ममता बनर्जी जिस तरह की कविता लिखती हैं, जिस तरह की वो संगीत वो बताती हैं कि वो संगीतकार भी हैं। तो जो उनका क्वालिटी है उसी तरीके का क्वालिटी का ये था। बहुत ही डाउनग्रेडेड एक मूर्ति था। और ये जो स्टेडियम है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला स्टेडियम है जहाँ पर इंटरनेशनल फुटबॉल का मैच का आयोजन भी होता है। अंडर 19 फुटबॉल यहाँ आयोजन हुआ था कुछ साल पहले। आने वाले दिनों में भी बहुत सारा होगा। तो यहाँ पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। तो एक एक भद्दा इस तरीके का जो मूर्ति है उसको सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। और जो निशित प्रामाणिक है, अभी जो नए खेल मंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, तो उन्होंने इसको हटाने का फैसला लिया है। बहुत जल्द ही इस पर बुलडोजर चलेगा सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। जी, माफी चाहूंगा। जी 10 अप्रैल को अभिषेक बनर्जी ने ये कहा था, जो शाह ने कहा था घुसपैठ वाले बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जी अगर जी घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की है। सीमा सुरक्षा बीएसएफ और गृह मंत्रालय के अधीन है, राज्य सरकार की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है घुसपैठ की। 16 अप्रैल को इन्होंने पूर्व मेदिनीनगर के भगवानपुर की रैली में कहा कि अमित शाह को चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो 4 मई को कोलकाता में रहिएगा, 12 बजे के बाद मुलाकात होगी। 4 मई को पता चलेगा कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। खेला तुम लोगों ने शुरू किया है, टीएमसी खत्म करेगी। 25 अप्रैल को इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अमित शाह मतदाताओं को धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी को हार दिख रही है, इसलिए हार का माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। फिर 2 मई को इन्होंने कहा कि अमित शाह और चुनाव आयोग दोनों सुन लें, 4 मई को बंगाल की जनता जवाब देगी, लोकतंत्र को दबाने की हर कोशिश का जवाब मिलेगा। और एक और बयान इनका था कि तुम्हारा दिल्ली से आकर के बाप तुम्हें नहीं बचाएगा, कुछ इस तरह का बयान इन्होंने दिया था। जी 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 तो इन बयानों में धमकी भी है और जिस लैंग्वेज में, जिस तरीके से, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो धमकाने वाले अंदाज में बयान दिए गए थे, आपको लगता है कि इनको हाई कोर्ट में रिलीफ मिल पाएगी इस तरह के सार्वजनिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री को गुंडे बताना और इस तरह से धमकाना? सर, हाई कोर्ट में अगर रिलीफ मिल जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, पहली बात।
और दूसरी बात, अगर कानून पे हम लोगों का विश्वास है और कानून अगर ठीक तरीके से काम करे तो कभी रिलीफ मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश के नंबर 2 हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर सारे देश का एक बहुत बड़ा दारोमदार है। तो उनको इस तरीके से धमकाना तो सर छोड़ दीजिए। 2021 के चुनाव के बाद आपको पता होगा, नड्डा जी जब कोलकाता में आए थे, पोस्ट पोल वायलेंस जब यहाँ पे चरम पे था अपने, एक ही सप्ताह के अंदर वो आए थे, उस समय उनके काफिले पे भी हमला हुआ था, उनके गाड़ी पर तो पथराव हुआ था, तोड़फोड़ किया गया था, डंडे बरसाए गए थे, और बड़े बड़े मोटे मोटे बांस लेकर उसके ऊपर बाल बाल बचे थे। अगर उनका काफिला अगर प्रोटेक्टेड नहीं होता तब तो पता नहीं आज उनका स्वर्गवास भी हो सकता था। तो ये लोग तो पूरे एक गुंडे की जमात है, ये टीएमसी गुंडों और एक्सटॉर्शनिस्ट का एक जमात है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो था नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म था। सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य था, जैसे भी हो सके सत्ता को यूज करके फिर पैसा बनाओ। तो ये लोग इसी तरह के काम करते थे। और अभिषेक बनर्जी गुंडे का सबसे बड़ा गुंडा था, सबसे बड़ा माफिया था। इसका ये सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में एक्सटॉर्शनिस्ट है, कोई भी घोटाला है नहीं जिसमें उसका नाम नहीं है। बंगाल में बालू का घोटाला से शुरू करके, गाय की तस्करी से शुरू करके, आपका जो शिक्षा वाला घोटाला है, 26,000 नौकरियां जिसमें गई है, टेट प्राइमरी टीचर से लेके एकदम 9, 10, 11, 12 तक के टीचर का जो भर्ती का घोटाला है, सब में उनका नाम है। तो ये तो सबसे बड़ा गुंडा है, इसका लैंग्वेज इसी तरीके का होगा, ये तो सबको ये पता है। लेकिन अब इट्स अ हाई टाइम कि इस तरीके के जो लोग हैं इनको अब सुधारा जाए। तो अभिषेक बनर्जी को रिलीफ तो छोड़ दीजिए, हाईकोर्ट क्या करेगी उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह करूंगा आपके शो के माध्यम से कि इसको अरेस्ट किया जाए। क्यों इसको छोड़ा जाएगा? देश के गृह मंत्री के बारे में जो इस तरीके का अनाप शनाप बकेगा, उनको धमकी देगा, तो उसको तो बाहर नहीं रहना चाहिए, वो कितने भी बड़े ओहदे का वो पॉलिटिशियन हो। सबसे बड़ी बात है कि 15 साल तक ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट ने एक पड़ोसी देश की तरह आचरण किया है। बंगाल की जनता, हम लोगों को लगता ही नहीं था कि हम लोग एक भारत के अंदर में रह रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ट्रीट करती थी, उनको लगता था कि सच में, जैसा बांग्लादेश ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार एक बफर स्टेट की तरह काम करती है उनके लिए, सच में ममता बनर्जी एक बफर स्टेट की तरह काम कर रही थी। वो कभी भी, वो बार बार फेडरल स्ट्रक्चर की बात करती थी, लेकिन उन पे जब आती थी कभी उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की तरह काम नहीं किया है। आप देखिए, जितने भी पश्चिम बंगाल में जनता के लिए केंद्र सरकार ने योजनाएं लागू की थी, उन्होंने सबको रोक के रखा था। आम आदमी से उनको क्या नफरत थी? आप देखिए, चिंगरीघाटा में जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, कोलकाता में ये मेट्रो एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट तो उन्हीं का आइडिया था जब वो यूपीए गवर्नमेंट में थी। लेकिन यूपीए 2 से जब वो बाहर आ गई, उसके बाद उन्होंने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको रोकना शुरू कर दिया। बीजेपी की जब 2014 में सरकार आई तो उसके बाद उनका नजरिया सेम था, हमेशा सिर्फ ऑपोजिशन लीडर की तरह आचरण करने की वो कोशिश में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो देश विरोधी ताकत में तब्दील हो गई थी। उनका स्लोगन भी देखिए, सारा बांग्लादेश से उधार किया हुआ स्लोगन था, जय बांग्ला, मुजीबुर रहमान का 71 का स्लोगन था। से फिर आपका वो बीएनपी का जो स्लोगन था, खेला होबे, उसको भी उन्होंने ले लिया। मामाटी मानुष बीएनपी का स्लोगन था। उसके बाद समीम उस्मान बांग्लादेश का एक वहां का एमपी था, खेला होबे, उसका स्लोगन था। पूरा उन्होंने अपने आप को बांग्लादेश की तरह ढाल लिया था। और यहाँ हिंदुओं पर जिस तरीके से वो अत्याचार करवाती थी, वो भी पूरा बांग्लादेश मॉडल था। तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, दोनों पे शिकंजा कसना चाहिए। ममता बनर्जी पे तो देशद्रोहिता का मामला लगना चाहिए, और अभिषेक बनर्जी का जो हसर होगा वो तो शुभेंदु अधिकारी जी ने कल बता ही दिया है एकदम। वो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए भवानीपुर गए थे, वहां उन्होंने 4 नामे बताए थे, उसमें एक जावेद खान का बेटा था, और एक राजू नस्कर था, एक मुझे याद नहीं आ रहा, और एक तो अभिषेक बनर्जी का नाम था। तो अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टीज कितना है उन्होंने तो बता ही दिया है। और अगर कोई इस तरीके से एक्सटॉर्शन करके इस तरीके का प्रॉपर्टी बनाया है, तो नई सरकार को जनता ने इसीलिए वोट दिया था कि जितने भी गुंडे हैं, जितने भी समाज में इस तरीके के अराजक तत्व है, सबको अंदर किया जाए। और जो काम शुभेंदु अधिकारी जी ने शुरू भी कर दिया है, तो अभिषेक बनर्जी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। बंगाल की जनता का ये एक बहुत बड़ा सरकार से वो चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों को कस्टडी में लिया जाए।
ये जो इन्होंने कहा है कि अगर घुसपैठ हुई है तो बीएसएफ जिम्मेदार है, जी गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, तो क्या इसके लिए वाकई केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार था और बीएसएफ जिम्मेदार थी, या ममता बनर्जी जिम्मेदार थी, जो जमीन का अधिग्रहण करके फेंसिंग के लिए ट्रांसफर ही नहीं कर रही थी जमीन को? सर, ये बॉर्डर का जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बॉर्डर में एक तो बहुत खुला इलाका है, जो देश का जब बंटवारा हुआ 1947 उसके बाद तो वो फेंसिंग बहुत बड़ी जगह पे अभी भी खुला हुआ था। कुछ जगह पे हालांकि पिछली सरकारों के समय में फेंसिंग का काम हुआ, लेकिन 71 के बाद भी जब इतना मेजर इन्फ्लक्स हुआ उस समय भी बंद हो जाना चाहिए था पूरा ये जो बॉर्डर का इलाका है, लेकिन उस समय भी नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद ये फेंसिंग का काम और जोर शोर से शुरू हुआ सारे भारत में, पाकिस्तान के साइड में भी, राजस्थान के साइड में भी, जितने भी खुले बॉर्डर थे, या जम्मू कश्मीर में जहां जहां खुले बॉर्डर को क्लोज करने का, इजिली क्लोज कर दिया जा सकता था, वहां राजनाथ सिंह जी ने या उन्होंने भी बार बार इसकी पैरवी की थी। तो अमित शाह के टाइम पे तो ये काम जोर शोर से हुआ, लेकिन बंगाल सरकार ने करीब 400 से 500 किलोमीटर के बीच, 500 से थोड़ा कम होगा, इतना किलोमीटर में इन्होंने जमीन ही इनको, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को हस्तांतर नहीं किया। और ये खुला कोई एक स्ट्रेच में नहीं था, ये नॉर्थ बंगाल में भी खुला है, उत्तर 24 परगना का भी जो बॉर्डर है बहुत जगह पे खुला है, नदिया में खुला है, बहुत सारे जिलों में बॉर्डर ओपन है। अब एक बीएसएफ का जो वहाँ प्रोटेक्टी है, एक बीएसएफ का जो वो बंदा है, उसके उसके निगरानी में 2-3 किलोमीटर का इलाका होता है, जो फिजिकली काफी इम्पॉसिबल है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो भारत के संबंध है, जब शेख हसीना के टाइम तक, इस टाइम तक तो वहां ओपन गोली चलाने का ऑर्डर था नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान में आप ओपनली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मार गिराने पे, किसी को अंदर आने में रोकने में, एक तो जब वो उनको राखाल बोला जाता है, जो दलाल होते हैं, जो मानव तस्करी करते हैं या गाय की तस्करी करते हैं, तो वो झुंड में आते हैं और उनके पास भी हथियार होता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन कॉम्प्लेक्स था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बंगाल के जो पुलिस थी वो इनको सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि बंगाल पुलिस के ऊपर ममता बनर्जी का एक मतलब कोई कहा तो उन्होंने तो लिखित में ये आदेश पारित नहीं किया था, लेकिन बीएसएफ के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, इस तरीके का एक वेस्ट बंगाल पुलिस का एक मेंटालिटी था, जो बाहर बाद में वो दिखा भी। बहुत जगह पे बीएसएफ ने जब लोकल एरिया में आके तफ्तीश करने की कोशिश की या तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, उस समय में बहुत बार दिखा है कि बंगाल की पुलिस ने बीएसएफ को ही रोका है, तस्करों को नहीं, बीएसएफ को रोका है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो ये आचरण था, इसके वजह से जो घुसपैठिए थे उनको एक मोरल बूस्ट मिलता था कि एक बार अगर हम बीएसएफ का इलाका पार कर जाएं तो हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है, जिसके वजह से घुसपैठ यहाँ दशकों तक यहाँ चलता रहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सिचुएशन नहीं है। कल ही मैं जहाँ पे रहता हूँ, नॉर्थ दमदम के इलाके में, वहाँ मेरे ही जो थाना है, निमता थाना, वहाँ 8 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया घुसपैठिए। अब वो सिचुएशन बदल रहा है, अब पुलिस और बीएसएफ कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है। अगर बीएसएफ की तरह से कोई इनपुट आता है तो पुलिस उस इनपुट पे काम कर रही है, और पुलिस खुद ब खुद भी घुसपैठियों को पकड़ना चालू कर दी है, क्योंकि अब सरकार का पॉलिसी उस तरीके का है। अब तो सर हालात सुधरे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के टाइम में उन्होंने जो है हमेशा घुसपैठियों को ही शरण दिया है, घुसपैठियों को ही मदद दिया है। ये सिचुएशन जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार है, जो जिम्मेदार अमित शाह को मानते हैं, उनको यहाँ का सिचुएशन सर समझना होगा, क्योंकि पुलिस इतने दिनों तक कोऑपरेट नहीं करती थी। एक बार अगर आप अंदर आ गए तो अंदर आ गए, पुलिस आप किसी तरीके से, पुलिस उन्हीं को संरक्षण देती थी इतने दिनों तक। तो ये उन लोगों को समझना होगा जो जिम्मेदार मानते हैं अमित शाह को, क्योंकि राष्ट्र पंकज, व्यवस्था जो है उसमें सबको एक दूसरे का साथ अगर नहीं दे तो राष्ट्र चल नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी आज तो मेसी वाले मामले में भी जो आयोजक थे, उसने खेल मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और गंभीर जी आरोप सर। लगाए हैं। सर, पूर्ववर्ती जो खेल मंत्री थे उनके खिलाफ आरोप लगाया है शतद्रु जी ने, जो शतद्रु वही है जो मेसी का भारत में पूरे जो उनका जो आने का जो कार्यक्रम था उनको ऑर्गेनाइज किया था। और सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ पे
एनार्की हुआ था, यानी जनता का जो आक्रोश दिखा था वो शतद्रु के लिए नहीं दिखा था, वो दिखा था जो खेल मंत्री थे, खेल मंत्री और उनके जो चट्टे बट्टे थे, उन्होंने मेसी को इस तरीके से घेर लिया कि मेसी को वो देख ही नहीं पाए। तो जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप था, ममता बनर्जी ने जांच कमेटी भी बैठाई थी, लेकिन कभी अपने खेल मंत्री को नहीं बुलाया था, ना ही सुजीत बोस को बुलाया था। सुजीत बोस ने भी एक अलग कार्यक्रम किया था, क्योंकि उनके इलाके में मेसी का एक बड़ा स्टैचू लगना था जो मेसी की तरह दिखता भी नहीं था, जो भी हो उसको भी उद्घाटन करने का प्रोग्राम था। तो इन दोनों मंत्री के खिलाफ ममता बनर्जी ने कोई शिकंजा कसा ही नहीं। शतद्रु को अरेस्ट करवाया था और उस समय के जो डीजी थे उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठाई थी, और उस जांच कमेटी में जो जांच कर रहे थे वो उसी डीजी के निचले तबके के ऑफिसर थे। अब सीनियर ऑफिसर को क्या कोई इंटरोगेट करेगा? ममता बनर्जी तो बंगाल की जनता को मूर्ख ही समझती थी, इसी तरीके का काम करती थी। तो वो जांच कमेटी एक्चुअली लोगों को दिखाने के लिए था चुनाव के पहले। अब मुझे लगता है कि इसमें सही तरीके से जांच होगा, क्योंकि अगर किसी को अरेस्ट करना चाहिए था तो जिसके वजह से ये पूरा मामला रायता जो फैला, पूरा जो रायता फैला, ये फैला जस्ट बिकॉज ऑफ अरूप विश्वास, जो पूर्ववर्ती टीएमसी के जमाने के जो खेल मंत्री थे। और अगर दूसरा भी कोई उसमें आरोपी होना चाहिए वो था सुजीत बोसु, जो अभी फिलहाल कस्टडी में है ईडी के। तो जितना ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ ये इसी खेल मंत्री के वजह से हुआ। और आपने वो वीडियोज भी देखे होंगे या दर्शकों ने भी देखा होगा कि लोगों ने कारपेट उठा के भाग गए, चेयर तोड़ दिया था। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का भी मिसमैनेजमेंट था, लेकिन न डीजी के खिलाफ कुछ हुआ, ये तो दिखावे का एक जांच कमेटी बैठा था, कुछ हुआ भी नहीं। तो अब मुझे लगता है कि सही तरीके से जांच हो सकता है, और इस मामले में जो खेल मंत्री थे अरूप विश्वास, एक्स क्रीड़ा मंत्री, उनको तो मुझे लगता है कि अब उनको भी बहुत समस्या होगा, क्योंकि पूरा उन्हीं का मिसमैनेजमेंट था। उन्होंने सिर्फ ये शतद्रु को सिर्फ उल्लू बनाया था। और लोग तो ये भी कहते हैं कि अरूप विश्वास के पॉकेट में भी बहुत एक बड़ा अमाउंट गया था उस समय में ये मेसी को लाने में, या उन्होंने जो बीच में एक सेतु बंधन का काम किया, इसके एवज में उन्होंने बहुत इलीगली ही सही, लेकिन एक बहुत उन्होंने पैसा भी उस समय उठाया था इस कार्यक्रम के टिकट को बेच के या दूसरे तरीकों से। तो अगर इस बारे में जांच हो तो मुझे लगता है कि वो इस मामले में बहुत बुरा फंसेंगे। पंकज जी, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी 2 दिन से अमित शाह का एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर है, जिसमें वो बता रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान के जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो 321 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, हिंसा का शिकार हुए हैं, उनके जो हत्या अभियुक्त हैं उनको पाताल लोक से भी खींच कर लाएंगे और सजा दिलवाएंगे। तो उस फ्रंट पर क्या अभी कोई कार्रवाई हुई है? सर, आश्वासन तो दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अब 10 ही दिन हुए हैं, लेकिन 10 दिन में बहुत सारे काम हुए हैं, सैकड़ों काम हुए हैं। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जितने भी अभी 10 दिन में सरकार ने जो निर्णय लिया है, फैसला लिया है, उनका लिस्ट भी दिया है, जो काम हुआ है। अब 10 दिन में तो सर सब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन अभी तो समय है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर में जरूर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनाव के समय जो हार्ट टचिंग मामला था अभया हत्याकांड वाला, आरजीकर वाला मामला, उस पर भी ग्रीन सिग्नल आ गया है। फिर सरकार ने जो आश्वासन दिया था महिलाओं को 3000 रुपए अन्नपूर्णा भंडार के मिलेंगे, लक्ष्मी भंडार का जो विकल्प उनका था, उन्होंने भी, सरकार ने वो भी दिया है। फिर सरकार ने 7th पे कमीशन को हरी झंडी दिखाई है। इस तरीके से सर बहुत सारे काम हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है प्राथमिक रूप से। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर में इसमें भी फैसला जरूर आ जाएगा, क्योंकि अभी तो कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पुलिस विभाग है और होम विभाग जो है वो उन्हीं के हाथ में होगा, तो फैसला तो इस मामले में उन्हीं को लेना होगा। तो अगर जांच कमेटी में किन लोगों को लिया जाए, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। अगर वो विचार विमर्श जब कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी वो अनाउंस भी कर देंगे और जल्द वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।
नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।